नमस्ते बच्चों, मैं वजन सुड्डा। कल हम 11.1 एक्सरसाइज के बारे में पूरी तरीके से विस्तार से अध्ययन कर चुके थे। आज हम 11.2 एक्सरसाइज करने से पहले प्रमेय है जिसको आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं, यानी थेल्स प्रमेय, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और बेल आइकन वाले को प्रेस कर दें ताकि मेरी जब भी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो हम बात करते हैं आज आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। देखो पहले क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई त्रिभुज है, जिसका नाम दे दिया ए, बी और सी। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची, कोई भुजा हो, चाहे ए बी के समांतर खींच दो, चाहे बी सी के समांतर, चाहे ए सी के समांतर खींची गई एक रेखा। तो एक इसके समांतर मान लो बी सी के समांतर कोई रेखा खींच देते हैं। त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करें और इसके समांतर खींचे तो शेष दो भुजा ए बी और ए सी है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों को काट भी रही है, इनको नाम दे देते हैं, प्रतिच्छेद कर रही है, वहां पर इसका नाम है डी और इसका नाम है ई। तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर समझो, कहने का मतलब ये कह रहा है, ये भुजा है जो एडी और डीबी का जो अनुपात है वही किसका होगा, एई और ईसी का अनुपात होगा। तो हमें क्या है दिया है, पहले लिखो दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, ये हमें दिया है। और हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो इनका अनुपात है, एडी का अनुपात है वो वही एक एई का है और जो डीबी का है वही क्या है, ईसी का है। मतलब ये कह सकते हैं एडी बटा डीबी बराबर किसके होगा, एई बटा ईसी। मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 6 है। तो देखो इनका भी 1/2 अनुपात आ रहा है और इसका भी क्या है, 1/2 अनुपात आ रहा है। तो वही बात यहाँ पर करना है हमें, जो इनका अनुपात है इधर वालों का वही अनुपात किसका है, इनका भी होगा। अब बात करते हैं हम, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। तो रचना के लिए हमने क्या किया, इनको यहाँ इससे मिलाया और इनको सी से मिला दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे सी को डी से तथा बी को ई से मिलाया। और साथ में क्या किया, यहाँ पर हमने लंब खींच दिया एक, यहाँ पर जो कितने डिग्री का कोण आता है, 90 डिग्री का, और एक लंब यहाँ पर खींच दिया, वो भी कितने डिग्री का कोण आता है, 90 डिग्री का। यहाँ पर इसको नाम दे दो m और इसको नाम दे दो n। तो कौन सा लंब खींच दिया हमने, EM लंब की किस पर खींचा है, EM लंब है किस पर, AB पर। और क्या खींचा है, EN DN लंब किस पर खींचा है, AC पर। इतना हमने कार्य कर दिया। अब बात करते हैं उपपत्ति में। अब यहाँ पर ही अपना क्वेश्चन शुरू होगा। देखो यहाँ पर क्या करना है, हमने क्या EM लंब खींचा है, तो EM लंब किस पर है, AB पर। अब ये देखो पहले इनको एक बार भूल जाओ, ये बाद में काउंट करेंगे, ध्यान में रखेंगे। एक बार इनको भूल जाते, इतना इतना देखो एक बार। देखो ये लंब है, पहले त्रिभुज कौन सा, ADE की ऊंचाई भी क्या है, देखो त्रिभुज बन रहा है, ए तो बन रहा है ADE और एक क्या बन रहा है, DEB। तो यानी DEB और एक क्या बना है, ADE। तो पहले इन दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो हमें पता है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो पहले बात करते हैं हम ADE की। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार इसका कितना है ADE का 80 है और ऊंचाई क्या है EM है। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज DDE कह दो चाहे EDB कह दो। तो कौन सा त्रिभुज DDE का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1/2। इसका आधार क्या है इसका आधार क्या है BD। क्या आधार है BD और ऊंचाई क्या है EF। अब यहां थोड़ा कंफ्यूज रहेगा इस त्रिभुज को थोड़ा सा ऐसे बनाओ। ये है E ये है D और ये पूरा पूरा ऊंचाई है 90 डिग्री पर। इसको कर दो हम और ये A है ये है B। तो देखो इस त्रिभुज में क्या है इसकी ऊंचाई। अब देखो इसकी ऊंचाई ये थोड़ा सा ऐसे है ये D बिंदु। तो देखो इसमें क्या है ये तो आधार हो जाएगा पर ऊंचाई इसके बैक साइड में दी गई है। तो ये ऊंचाई है वो यहाँ पर काउंट करेंगे क्योंकि आधार क्या होता है त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो BD हो गया पर ऊंचाई देखो यहाँ पर तो ऊंचाई नहीं इसकी ऊंचाई ये बता रहा है। तो क्या आ जाएगा EM। इसकी ऊंचाई क्या आ जाएगी EM। तो दोनों को इस तरीके से करो। तो यहाँ पर देखो 1/2 और 1/2 कट गया EM से EM कट गया। बचा क्या त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा BD। इसको समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दो। अब आगे की बात करते हैं। अब इधर वाली साइड से यानी इस पर क्या दे रखा है AED। यह एक ही बात है ADE बोल दो तो ये क्या आ जाएगा ADE कर दो तो AED। तो त्रिभुज कौन सा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1/2 आधार कितना है इसका। इस बार इधर से इसका आधार कितना है AE। आधार क्या है AE और ऊंचाई इस बार हमने पहले इस तरीके से किया था। अब इसकी ऊंचाई क्या है यहाँ से देखो इसकी ऊंचाई यहाँ पर 90 डिग्री क्या बन रही है DN है। इस बार इसको साफ कर दो रफ करते हैं इसको एक बार। अब देखो इसकी ऊंचाई क्या है इसको यहाँ से देखते हैं तो क्या नजर आता है इसकी ऊंचाई क्या है DN क्योंकि जो 90 डिग्री पर होती है वही क्या होती है ऊंचाई होती है। तो इसकी ऊंचाई क्या है DN। अब आगे वाला ADE कर लिया। अब कौन सा रह गया CDE। तो त्रिभुज कौन सा CDE का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार क्या है इसका EC या EC लिख दो EC और ऊंचाई क्या है वही बात। यहाँ पर क्या है इसकी ऊंचाई पीछे दी हुई है त्रिभुज तो इतना है पर इसकी ऊंचाई बैक साइड में दी है। तो कहने का मतलब ऊंचाई तो यही बताएगा। तो यहाँ पर कोई ऊंचाई हो ही नहीं रही एकदम सीधी होनी चाहिए। तो ऊंचाई इसकी क्या है DN। तो ये भी क्या आ जाएगा DN। अब इसको ऐसे कर देते हैं तो 1/2 से 1/2 कट गया और DN से DN कट गया। बचा क्या देखो यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। तो देखो अपने ये समीकरण नंबर 2 मान के छोड़ दो।
अब देखो, अब हमें तो क्या सिद्ध करना है, AD बटा DB और AE बटा EC, पर क्या कब बराबर हो सकती है, जब ये इसके बराबर हो तब ये इसके बराबर हो सकता है। पर देखो ADE का क्षेत्रफल तो AD का क्षेत्रफल तो हो गया, पर ये देखो BDE का क्षेत्रफल क्या CDE क्षेत्रफल, ये एक ही बात थोड़ी है, दोनों अलग अलग है। देखो ये तो है B, अब इसको पूरा बनाते हैं एक बार, क्या है BDE और एक है CDE, तो ये देखो त्रिभुज, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो ये तो दोनों अलग अलग है, ये BDE है और ये CDE है। तो इनको क्या करेंगे, पहले एक करो, दोनों एक जैसे बनाओ, चाहे तो BDE BD बना दो यहाँ, चाहे CDE और CDE बना दो। तो हम यहाँ देखते क्या है, देखो ये देखो BDE और ये है CDE या CED, एक ही बात है। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, ये हमें दिया है DE समांतर किसके है, BC के, ठीक है, ये बात तो कंप्लीट हो गई, ये समांतर है। और देखो दोनों एक ही आधार पर, देखो B यही DE आधार पर तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, DE, और यही आधार पर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, CDE, तो दोनों एक ही आधार पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BDE व त्रिभुज CDE दोनों DE आधार और जो क्या है DE समांतर, यहाँ पर लिख देते हैं DE समांतर किसके, BC के मध्य, तो मध्य त्रिभुज है, मध्य के त्रिभुज है। तो मध्य के त्रिभुज है, तो कहने का मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, CDE का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब ये BDE और CD दोनों बराबर हो गए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये समीकरण नंबर 3 कर दो, समीकरण 1 व समीकरण 2, 3 से तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ये लिख रहे हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल दोनों बराबर हो गए, क्योंकि हमने BD और CD को बराबर किया तो ये बराबर हो गए। तो अतः हम कह सकते हैं ADE और BD का मान क्या आया था, AD बटा BD, ये आया था AD बटा BD, और इसका क्या आया था AE बटा EC, तो ये हो जाएगा AE बटा EC। तो ये हो गया हमारा सिद्ध, यानी इसको बोलते हैं इतिसिद्धम। ये अपनी 11.11। हाँ, तो अब आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को हम कर चुके हैं। तो हमने ये सिद्ध किया था कि AD बटा DB और क्या किया था AE बटा EC ये बराबर है। तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हम ऐसे ही लिख सकते हैं, हम इसका अनुपात इसके नीचे लिखते हैं और इसका अनुपात इसके नीचे, ये भी सही है, पर हम इसको और किस किस रूप में लिख सकते हैं, अन्य रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम AD बटा DB भी लिख सकते हैं, यानी AD इसके नीचे ये भी लिख सकते हैं। तो अब जरूरी नहीं है इसके नीचे, हम ये भी कर सकते हैं, इस पूरे के नीचे इतना भी लिख सकते हैं, यानी हम ये भी लिख सकते हैं AB बटा AD। पर ध्यान रहे जिस तरीके से इधर लिखा गया है उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे, यानी इसके पूरे नीचे हमने इतना लिखा है तो इसके पूरे के नीचे भी इतना ही लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये लिखेंगे AC बटा AE, ये भी ध्यान रखना। और ये भी कोई जरूरी ना है कि हम ऐसे ही लिखें, और भी तरीके से लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB बटा BD, और यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे
AC बटा EC, बात एक ही है। और भी कहने का मतलब इसका अनुपात है वो बराबर, देखो यहाँ पर मान लेते हैं AB ये 3 और 2 अनुपात में है, और ये भी क्या है 3 और 2 अनुपात में है। तो अब इसको लिखेंगे तो देखो ये कितना हो रहा है 5, तो ये 5, और AD कितना है 3, तो इसका अनुपात क्या बन रहा है 5/3, और यहाँ पर भी क्या बनेगा देखो 5/3। तो कोई जरूरी नहीं, इसको भी पलट कर लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख दो AD बटा AB, और ये भी ऐसा लिखा जाएगा AE बटा AC। इस तरीके से इसको कर दो BD बटा, यानी दोनों का अनुपात है वो सेम रहना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस BD के नीचे हमने क्या किया था, पूरा AB लिखा है, यानी इसके नीचे ये लिखा है, तो इसी तरीके से यहाँ लिख देंगे, क्या आ जाएगा EC के नीचे पूरा AC। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम 11.2 यानी इसके विलोम की। अब परमे 11.2 जो परमे 11.1 का विलोम है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये A B C। अब क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करे, तो कह रहा है इसके समान अनुपात में विभाजित करे। कोई बिंदु यहाँ मान लो D है, यहाँ कोई बिंदु E है, यानी हमें क्या दिया है, पहले लिखो दिया है, हमें ये दिया है AD बटा DB समान अनुपात कह रहा है, और AE बटा EC ये तो हमें दे रखा है। विभाजित करें तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगी, तो ये बताना है कि जो ये DE है वो इस BC के समांतर होगी क्या, ये हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है, DE समांतर होगी क्या किसके, BC के, ये हमें करना है सिद्ध। तो अब यहाँ पर हम करते हैं रचना। ये कोई बिंदु हमने F ले लिया, यहाँ पर ये E बिंदु तो है ही, और यहाँ पर कोई बिंदु F कर लिया। रचना हमने क्या खींचा भी, एक DF है वो हमने समांतर कर दी, किसके, DF समांतर कर दी BC के। हमने ये किया कि जो रेखा DE समांतर करनी है, ये तो हमें सिद्ध करने पर हमने ये रेखा खींची कि DF समांतर है किसके, BC के, ये हमने रचना से कर लिया। अब करते हैं उपपत्ति में। कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ABC में जो दिया है वो पहले लिखो। हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, और एक हमने रचना भी की है। रचना क्या की है, DF समांतर है इसके BC के। तो मैंने अभी 11.1 की चर्चा करके उसमें कहा था, अगर त्रिभुज में रेखा यानी ये समांतर हो तो क्या होती है, उनकी भुजाएं हैं वो क्या होती है, समान अनुपात में होती है, यानी तो ये आ जाएगा AD बटा, इसको ये दे रखा है DF समांतर है BC के, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ AD बटा DB, यानी मैं ये लिख सकता हूँ AD बटा DB, और इसको क्या लिख सकता हूँ AF बटा FC। अच्छे से समझना इसको, जो हम 11.1 में करके वही बात है, अगर ये समांतर हो तो इसके नीचे ये लिखते हैं और इसके नीचे ये लिखते हैं। तो हमने क्या किया, DF समांतर है BC के, DF समांतर है BC के, तो इसको AD बटा DB और AF बटा FC लिख सकते हैं। इसको समीकरण जो दिया है उसको समीकरण ये लिख दो यहाँ पर, ये तो हमें दिया है, और क्या है समीकरण नंबर 1, और ये क्या है, इस लिखो हमने किससे किया था, रचना से। और इसको क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 2 मान लो, और किससे किया था पहले, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, ये लिख देना आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या 11.1 प्रमेय से समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो AD बटा DB बराबर किसके, AE बटा EC के, और AD बटा DB किसके बराबर, AF बटा FC के। तो यानी
यानी ये इसके बराबर तो ये भी इसके बराबर होगा, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो देखो इसको ये भी लिख सकते हैं AE बटा EC बराबर किसके होगा, AF बटा FC के। देखो यहाँ से अच्छे से समझना, देखो AD बटा DB यहाँ भी है और AD बटा DB यहाँ भी, यानी ये इसके बराबर है, यानी ये है वो इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, तो कहने का मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से बराबर। अब क्या है, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो +1 करने पर क्या लिख देना, दोनों तरफ +1 करने पर, दोनों तरफ +1 करते हैं, तो दोनों तरफ 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, EC, तो क्या आ जाएगा AE प्लस, पहले इसको इस +1 लिखो, AE EC प्लस 1 बराबर AF FC प्लस A। अब इसको आगे हल करते हैं, क्या आ जाएगा इसका लघुत्तम, EC लघुत्तम आ जाएगा, EC के अंदर EC का भाग है, एक बार जाएगा, एक का AE से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, AE एकम AE प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाते हैं, तो 1 आता है, मान लो इसके 1 लगा देते हैं, तो EC में 1 का भाग देंगे तो EC बाहर जाएगा, और EC को 1 से गुणा करेंगे तो EC एकम EC, ये हो गया इधर। अब बराबर का चिन्ह, अब इधर भी ऐसे ही करते हैं, इसका लघुत्तम कितना आता है, FC, तो FC में FC का भाग है एक बार, और AF का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, AF एकम AF प्लस, FC के अंदर ऐसा ही यहाँ पर होगा, FC के अंदर 1 का भाग लगाएंगे, यानी उसके अंदर इसका भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, FC आ जाएगा, और FC का 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, FC। AE को EC से जोड़ते हैं, अब देखो यहाँ AE को EC से जोड़ते हैं तो क्या आता है अपना, पूरा AC बन जाएगा, इसको और इसको पूरे को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, AC, नीचे क्या है EC, और AF को FC से जोड़ेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, AC बटा FC। तो देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1, यानी 1 बटा EC बराबर 1 बटा FC। अब आप इसका वजन गुणन करेंगे, लिखो वजन गुणन करने पर, या फिर लिख देना तिरछा गुणा करने पर, वजन गुणन करने पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, FC बराबर EC। अब यहाँ अच्छे से देखो, ये कह रहा है अब C और EC है दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, अभी ये कह रहा है ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है, दिखने में तो नहीं लग रहा है इस डायग्राम के हिसाब से, पर ये तो कह रहा है बराबर है, तो बराबर है तो कहने का मतलब ये E और F दोनों एक ही जगह हैं, तो इस तरीके से ये लिख सकते हैं, अतः कहा जा सकता है कि F व E एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है, यानी जो F है वो E बिंदु है, एक ही बिंदु है, तो यहाँ हमें क्या सिद्ध करना है, देखो हम यहाँ DF करके चले थे, DF, तो DF को बदल के क्या है, F और E एक ही बिंदु है, तो यानी अब किसके क्या कर देंगे, E कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, DE समांतर क्या आ जाएगा, AB, और ये अपने पर में हो गई सिद्ध, यहाँ लिख देना इति सिद्धम।